एवरीवन वेलकम बैक टू मैथहोलिक चैनल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस में। रूल नंबर 3 हम अब पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 का फ्रेंड्स कुछ नेम नहीं है, बस इसका फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। अब आपको नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस काफ़ी ईजी लगने लगी होंगी इन 2-3 वीडियोज़ के बाद। तो रूल नंबर 3 देख लो, रूल नंबर 4 देख लो, तो फिर आप बोलोगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन का तो क्वेश्चन आ जाए, हम चुटकियों में कर देंगे। यस, चुटकियों में तो हो नहीं पाएगा, लेट फिर भी बोलने के लिए तो ये अच्छा डायलॉग है। रूल नंबर 3 में हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप इक्वेशन देखोगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में अरेंज्ड है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप अरेंज नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। अब आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई जो है नॉट इक्वल आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये निशानी होती है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन की। तो ये इसमें आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपने रूल नंबर 1 लगाया, होमोजेनियस नहीं है इक्वेशन। रूल नंबर 2 लगाया जिसमें कॉमन नहीं निकल रहा था, तो अब आप जाओगे रूल नंबर 3 पे। यानी कि हमें लाइन से ही ये बताने का मतलब मेरा ये था कि आपको पहले रूल नंबर 1 चेक करना है, देन रूल नंबर 2 चेक करना है, एंड देन रूल नंबर 3 पे आना है। तो रूल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि इस तरीके से है, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें याद करने की ट्रिक बता देती हूँ अच्छी सी। पहले तो एम, रूल नंबर 3 है तो एम वाला पहले टर्म ले लो, डेल एम अपॉन डेल वाई। हमेशा ये वही एम हमेशा वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये तो आपको टर्म्स याद ही हैं। इन टर्म्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट पहले एम वाला आएगा, डेल एम थर्ड रूल है, इसीलिए फोर्थ वाले रूल में क्या आएगा वो आप शायद समझ ही गए होगे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा, जो सेकेंड टर्म है उसका ऊपर वाला यानी डिपेंडेंट वेरिएबल उसका आ जाएगा यहाँ पे नीचे एन, और इक्वल्स टू में जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है यहाँ सेकेंड वेरिएबल उसका ही फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो आपको शायद याद करने में ईजी हो जाए इसीलिए बता रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, कभी भी नहीं। अगर इस ट्रिक से याद करते हो तो कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना ही होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स। जो भी आपका आंसर आया होगा ना यहाँ पे ये पूरा करने के बाद, तो वही आपका उसका ई की पावर में इंटीग्रेशन कर देना विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर आपका जो वेरिएबल है, उसी से ही आप क्या कर देना, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, देन यू विल गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मिलता है तो इसके बाद की प्रोसेस तो आपको रट गई होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको काफ़ी सारे क्वेश्चन पे कर चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही मिलता है आप इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो आपके क्वेश्चन में मिली हुई है इक्वेशन उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी, एंड दैट नई इक्वेशन इज़ योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर भी आपको चेक करके पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ आंसर निकाला वो गलत हो, और एग्जैक्ट आपकी इक्वेशन स्टिल नहीं हो, और आप जनरल सॉल्यूशन निकाल दो, आंसर निकाल दो, वो आपका गलत हो। तो इसीलिए आप एक बार और चेक कर लेना और उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, ताकि आपको ये केस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। मान लो ये जो इक्वेशन है ये नॉन एग्जैक्ट है, क्योंकि मुझे तो पता है कि नॉन एग्जैक्ट का ही केस है। ठीक है, तो अभी आप लोग तो चेक करना, जब आप नए नए क्वेश्चंस करोगे तब आप चेक कर लेना। तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका ये होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है कि नहीं। कि रूल नंबर से सॉल्व कब होगा, जब ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। होमोजीनियस है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसीलिए ये होमोजेनियस से तो सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं ये रूल नंबर 2 यानी कॉमन से सॉल्व हो सकता है कि नहीं। कॉमन में क्या होता है, डी एक्स के बगल वाली टर्म से वाई बाहर लेते हैं, और डी वाई की बगल वाली टर्म से एक्स बाहर लेते हैं। डी वाई की बगल वाली टर्म से तो एक्स आप इजीली बाहर ले सकते हो, बट डी एक्स की वाली टर्म से वाई बाहर ले सकते हो कि नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कैसे ले सकते हो। तो रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं होगा, रूल नंबर 3 पे ही जाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले ही चेक करना पड़ेगा कि डेल एम अपन डेल वाई ये सब टर्म्स तो होनी चाहिए हमारे पास। तो हम चेक कर लेते हैं। एम आपके पास ये है, डेल एम अपन डेल वाई किया यानी पार्शियल डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एम का, आपके पास ये दोनों 0 आ जाएंगे और ये आ जाएगा 2y। ठीक है, फिर एन आपने लिखा एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ गया y। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास रूल नंबर 3 का फॉर्मूला है, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। वैल्यूज रखी 2y माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये हो गया y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। वाई से y कैंसिल कट गया है, तो आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 अपॉन एक्स आ गई है। अब ये वैल्यूज़ कितनी सिंप्लीफाइड है ना, इसीलिए रूल नंबर 4 लगाने की ज़रूरत ही नहीं जब इतनी सिंप्लीफाइड वैल्यू आपके पास आ जाती है रूल नंबर 3 से। तो अब आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 1 अपॉन एक्स है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ई की पावर लॉग एक्स क्या होता है,
e की पावर log x क्या होता है जल्दी बताओ, मैं कई बार बता चुकी हूँ, x होता है। यस, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x आ गया। और जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विथ योर इक्वेशन नंबर 1 और फिर यू विल गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं वो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या आई है हमारे पास। ये कर दिया है आपने मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये देखो पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। इसके बाद सिंप्लीफाई भी कर लिया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास m ये आ गया, n ये आ गया। अब आप इसको एग्जैक्टनेस इसकी चेक कर लेना एक बार। तो एग्जैक्टनेस अगर चेक करोगे तो m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2xy, और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2xy। तो यहाँ पे भी 2xy, यहाँ पे भी 2xy इक्वल आ गया ना। मैंने डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन किया है, लेकिन आपको तो चेक करना ही है, ठीक है। आप लेजीनेस यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं थोड़ी सी भी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy, और n में x का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको आप क्या करोगे 0 कंसीडर करोगे, और यहाँ पे y को कांस्टेंट मान के सॉल्व करोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब क्या होगा, x की पावर 4/4, एक्स वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा x² 2, और y स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ 3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इक्वल टू c लगाना बिल्कुल मत भूलना, 0 मत कर देना इसको। दिस इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस non-exact equation, and you have converted that non-exact equation into the exact equation by using the rule number 3। कैसा लगा आपको ये rule number 3 का क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ कंटिन्यूसली। थैंक यू सो मच, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, and give me more subscribers and likes so that I can grow and I feel that motivation to make more videos for you.